हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये 9th क्लास के लिए है। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के हमने सेल चैप्टर शुरू किया हुआ है और सेल में हमने अब तक पढ़ा कि हमारे पास जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट हैं सेल के वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक स्टडी किया और अब हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किया। अब बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है हाउ इट कंडक्ट द डिफरेंट मटेरियल, कि जो हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है या जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है, आज का हमारा ये डिस्कशन है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट प्रोसेस विच इज अकरिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी गार्डन के पास से गुजरते हैं आपको फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी महक आती है, आपके पास आपको खुशबू आती है, तो वो कैसे आप तक पहुंच रही है। इफ़ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम और आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, अगर कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आ जाए तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पूरे कमरे में उस परफ्यूम की स्मेल आ गई है। और अगर हम इसको लैब में एक्सपेरिमेंट के तौर पे लें, ठीक है ना, तो हम वाटर के थ्रू भी इस प्रोसेस को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम इस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। हाउ इट विल कंडक्ट थ्रू एयर, थ्रू वाटर और यू कैन से थ्रू सॉलिड्स, और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी और किस तरह से ये इंक्रीज कर सकती है और किस तरह से ये डिक्रीज कर सकती है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होंगी। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखिए बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन है ये सभी को पता है कि एक बैरियर का काम करती है, ठीक है ना, जो सेल को और इसके सराउंडिंग से अलग करती है। यू न्यू वेरी, इट इज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है ना, बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। कि हम देखते हैं कि ये सेल है, ठीक है ना, ये दूसरा सेल है, इसका मतलब सराउंडिंग ये हुई, तो इसका मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, जो क्या कर रही है, इस पूरे सेल को इसकी सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं, फिजिकल बैरियर है। और बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलिज एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, और फिर इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है, या यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इनको सेपरेट करती है, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर हम ये देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है आर नॉट फ्रीली परमेबल, कि जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था तो उस टाइम आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फ्रीली परमेबल नहीं है। परमेबल का मतलब होता है विच कैन कंडक्ट बोथ सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट, कि जो दोनों को कंडक्ट करे। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन्स है दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि दे कैन कंडक्ट वाटर बट दे कैन कंडक्ट सोल्यूट आल्सो बट सेलेक्टिव। वो सेलेक्टिव है कि विच पार्टिकल शुड गो इनसाइड एंड विच पार्टिकल और यू कैन से मटेरियल गो आउटसाइड। जो सोल्यूट है जो पास आउट हो सकता है, तो इसलिए उसको हम सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। मीन्स वो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, उसको इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल हम बोलते हैं। फिर सेलेक्टिवली परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अनेबल द सेल होम्योस्टेसिस, कि जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, मीन्स कि जो इंटरनल सेल का जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना, कि अंदर कितना वाटर होना चाहिए, कितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन होना चाहिए साइटोप्लाज्म में, उसको मेंटेन करना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रखना। मीन्स कोई भी चेंजेस अगर आउटसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर क्या कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, सोल्यूट की कितनी रहनी चाहिए, वाटर की कितनी रहनी चाहिए और आयंस की कितनी रहनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। फिर आगे देखिए बच्चों, सेल मेम्ब्रेन अलाउज डिफरेंट मटेरियल्स अक्रॉस देम डिफरेंटली। कोई जरूरी नहीं है कि सारे मटेरियल को वो एक ही तरह से एक्ट करे। हम ये कहते हैं कि इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, तो स्पेसिफिक है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है ना। फॉलोइंग मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द वेरियस मटेरियल, कि हमारे पास हम 3 मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट
और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, इट इज ओनली बेस्ड और यू कैन से वी विल डिस्कस ओनली वन टॉपिक हियर, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे सिर्फ। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी एक ही पार्ट हम कर पाएंगे आज, दैट इज जो प्रोसेस का जिक्र मैंने आपको किया है कि ये जो प्रोसेस हो रही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, हाउ इट विल कंडक्ट द मटेरियल्स, कैसे ये कंडक्ट करती है। आगे देखिए जरा भी कैसे कंडक्ट करती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है पहले तो उसको समझ लेंगे, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज। देखिए बच्चों, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एक कोई भी आयन हो सकता है या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना, या गैसेस हो सकती हैं, ठीक है ना, जिनकी मूवमेंट देखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम पैसिव मूवमेंट की बात करते हैं, पैसिव का मतलब होता है कि विदाउट यूटिलाइजिंग एनी एनर्जी द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल और यू कैन से गैसेस अकर्स, ठीक है ना, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दोज प्रोसेस आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस membrane occurs without expend energy, कि हम एनर्जी का एक्सपेंड नहीं करते, एनर्जी खर्च नहीं करते उसके बिना ही, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि एटीपी हमारा खर्च नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ एटीपी ये प्रोसेस हो रही है, उनको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब बात आती है कि वो प्रोसेस कौन सी है, कि दोज विच अकर्स यू कैन से विदाउट एनर्जी, जो विदाउट एनर्जी हो रही है, हम इसको विदाउट एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एनर्जी दे आर अकरिंग इन द एनवायरमेंट। कि जब हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम एयर की बात करें, एयर में मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास फ्रेग्रेंस है, क्या है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर रीचिंग टू यू, ठीक है ना, तो फ्रेग्रेंस भी जहां पे फ्लावर होंगे वहां से फ्रेग्रेंस आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर है रीचिंग अप टू यू थ्रू एयर, थ्रू एयर, ठीक है ना, अप टू यू, कि आप तक पहुंच रही है, थ्रू एयर पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेग्रेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर जहां पर वो अवेलेबल है वहां पर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो एयर के थ्रू स्प्रेड करे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मींस मूवमेंट ऑफ यू कैन से फ्रेग्रेंट पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यहां पर मूवमेंट होती है। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे सपोज करो हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट की, कि अगर हमें क्लासरूम में एग्जांपल देना हो कि कॉपर सल्फेट के थ्रू हम वाटर के अंदर इस मूवमेंट को कैसे दिखा सकते हैं। वो मूवमेंट कैसी है, देखिए कि जैसे हमारे पास हमने एक बीकर लिया, ठीक है ना, और इस बीकर को हमने पानी से पूरा भर लिया और इसमें क्या किया, हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट यहां पर रख दिया, ये थोड़ा सा कॉपर सल्फेट हमने यहां पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे इसमें मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो सारी डायरेक्शंस में रेंडमली मूवमेंट करेंगे, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, सारी डायरेक्शंस में जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो पूरा वाटर है इट विल बिकम ब्लू। अभी ब्लू क्यों हुआ, इसका मतलब कि जो कॉपर सल्फेट था ये डिफ्यूज कर गया इनटू द वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एंड ये जो जितनी भी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन हम यहां पर कहेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को अगर हमें डिफाइन करना है बच्चों तो डिफाइन कैसे करेंगे कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच आयंस, मॉलिक्यूल्स, गैसेस, गैसेज में आप CO2 की बात कर सकते हैं, O2 की बात कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट, ठीक है ना,
प्रोसेस इन विच आयंस गैसेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन randomly in all directions, ठीक है ना। एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी होती है। सिमिलरली द प्रोसेस आल्सो अकर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो रही है, कि जैसे बच्चे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल के अक्रॉस कैसे होगी, कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये सेल है, ठीक है ना, और यहां पर हमारे पास सपोज कोई मटीरियल, सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है ना, और ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, मीन्स हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि यहां पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना, फॉर ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलेगी तो यहां से CO2 भी निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसका यहां पर अमाउंट कम हो रहा है, और CO2 का कंसंट्रेशन यहां पर सेल के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है ना। सेल के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, क्यों? हम ऑक्सीजन, हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब करते हैं, उससे जब एनर्जी लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी यूटिलाइज हो रही है, और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पर CO2 इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड द सेल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग एंड CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर हमारे पास ब्लड आता है और ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो क्या होगा कि यहां से जो O2 है वो डिफ्यूज कर जाएगी सेल के अंदर। इसका मतलब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज कर गया O2, मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। साइमल्टेनियसली कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा थी, ये डिफ्यूज कर जाएगी कहां पे? बाहर सराउंडिंग में, मींस हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे एक्सचेंज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ्यूजन। तो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन हेयर। चलिए अब पढ़ लेते हैं हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है। इसमें देखिए बच्चों कि सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, विच अकर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसका पहला जो सिग्निफिकेंस है, डिफ्यूजन हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। कि जब हम सेल देखते हैं कि ये हमारे पास सेल है, ठीक है ना, मान लो सपोज यहां पर कोई चीज मटेरियल एंटर हुई है, अब इधर तो ये मटेरियल नहीं है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो इधर को हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इधर मटेरियल है, मीन्स यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन फ्रॉम रीजन ऑफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि विदाउट एनी डिले, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के थ्रू जो सब्सटेंसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विदाउट एनी डिले। दिस इज द फर्स्ट यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजन। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2, ठीक है ना, बिटवीन बॉडी सेल्स एंड देयर एनवायरमेंट। कि बॉडी सेल्स हमारे क्या हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लंग्स हैं, ठीक है ना, लंग्स के अंदर फ्रेश एयर आती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। लेकिन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, सपोज हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि O2 की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बाहर तो CO2 की मात्रा कम है, अंदर ब्लड के अंदर ज्यादा, तो यहां से जो CO2 है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो ये यहां पर है। तो ये क्या हुआ, दिस एक्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि जो
लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। और हमें पता है कि जो ब्लड है, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, और लंग्स के अंदर कम है, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूज इनटू द लंग्स। दिस गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन बिटवीन यू कैन से ब्लड एंड लंग्स। और एक और हम देखते हैं जो बॉडी के सेल्स होते हैं, तो हमारा ब्लड है वो सेल्स के पास भी जाएगा, कि सपोज ये बॉडी के हमारे सेल्स हैं, ठीक है ना, तो जब सेल रेस्पायर कर रहे हैं बेटे, हमें पता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें तो O2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है सेल्स में, और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सेल्स में। लेकिन ये जो ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा है। तो यहां पे होगा क्या कि जब हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या है, यहां पर CO2 की मात्रा कम है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा, सॉरी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 की ज्यादा है, तो CO2 ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। क्यों? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। इस तरह ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ये डिफ्यूज कर जाती है। इन दिस वे जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है ना, वो अपनी सराउंडिंग के साथ गैसेस एक्सचेंज यहां पर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन, की जैसे एरियल पार्ट से जब वाटर वेपर लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन, की जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो भी किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और लास्ट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट स्प्रेड एरोमा। सबसे पहले मैंने यही से स्टार्ट किया था कि आप तक जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है फूलों की, वो कैसे आती है, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या कर सकती है, ये जब स्मेल आएगी या जो खुशबू आएगी या फ्रेग्रेंस आएगी हम तक, तो जो इंसेक्ट हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर्स, और उससे क्या मिलेगा प्लांट्स को और फ्लावर्स को, वो पोलिनेट हो जाएंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यू कैन से डिफ्यूजन। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो डिफ्यूजन है, अब हमने 3 मीडियम डिस्कस किए। एक तो हम बात कर रहे हैं गैसेस की, एक हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, ठीक है ना, एक बात करते हैं हम सॉलिड्स की, क्योंकि 3 ही होते हैं हमारे पास। और ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, वहां पर भी आपको बताया जाएगा कि किस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होता है, मींस गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है ज्यादा होता है किससे, लिक्विड से। लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड से, इसका मतलब सॉलिड के अंदर सबसे लेस डिफ्यूजन विल अकर्स। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज ऑन द टॉपिक ऑस्मोसिस, और वो भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।